हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को बच्चों फिनिश करेंगे। आज का हमारा टारगेट होगा कि जो जो टॉपिक्स इसके बचे हैं वो फिनिश कर लें। फिर इसके होमवर्क के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। और पहले एक बार गो थ्रू करते हैं कि इस चैप्टर में था क्या सर, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं और बचा क्या है। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत जो हुई थी, चैप्टर की शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम था एग्रीकल्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको याद हो। दूसरा हम पढ़ चुके थे कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के फीचर्स क्या थे, कि क्या क्या बातें थी इंडियन इकोनॉमी में, और एग्रीकल्चरल सेक्टर की कुछ समस्याएं थी जो हमने चर्चा कर ली थी। और एग्रीकल्चरल सेक्टर में आखिरी हमने पढ़ा था कि ऐसे क्या समाधान हम लेकर आए जिससे एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी। तो क्या पॉलिसीज थी टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो ये पूरा बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसके बारे में अपने को कोई चिंता नहीं करनी। फिर उसके बाद दूसरा था बच्चों इंडस्ट्री सेक्टर, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरू करा था पढ़ना। और उस इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आप ऑलरेडी रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ये पढ़ चुके हो, अगर आपको याद होगा। फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया था, अगर आपको याद होगा तो ये पढ़ा था। और फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में आया था, उसकी बातें हमने कवर कर ली थी। तो आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे SSI, इस टॉपिक के बारे में। तो फिर हमारा ये पूरा इंडस्ट्री का सेक्टर ये खत्म हो जाएगा। और इसको फिनिश करने के बाद, जब हमारा ये इंडस्ट्री का टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, जो है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। फॉरेन ट्रेड छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ हमें कुछ बातें पढ़नी होंगी, वो मैं जब आएंगी टॉपिक तब आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के बारे में, उस पॉलिसी के कुछ फीचर्स के बारे में, और उस पॉलिसी के क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में। तो फिर ये चैप्टर बच्चों हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो था बेसिकली, अगर आपको याद हो, 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। नहीं सर, हमें तो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो एक था एग्रीकल्चर, एक था इंडस्ट्री, और एक था आपका फॉरेन ट्रेड। तो बस अब शुरू करते हैं बच्चों, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। SSI के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड को खत्म कर देंगे, तो फिर हमारे इस चैप्टर की तीनों बातें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर, चलो तो फटाफट शुरू करते हैं। आओ बच्चों मेरे साथ। तो हमें शुरू करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। आखिर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, SSI क्या होता है। तो पहले इसके नाम को देखो ध्यान से, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो क्या लिखा है एक बार देखते हैं। इन इंडिया द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बच्चों परिभाषा समय समय पर बदलती रही है। The definition of small scale industry is based on the maximum fixed investment, ब्रैकेट में लिखा है, in plant and machinery allowed in a unit। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। आप भी इसको अपनी अपनी बुक्स में अंडरलाइन या हाईलाइट अवश्य करेंगे। बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उसमें कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करा है प्लांट एंड मशीनरी में, एक यूनिट में। In 1950 small scale industry was defined as an industrial unit with a maximum fixed investment of ₹5 lakh। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैक्सिमम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो मानी जाती थी, वो मानी जाती थी मैक्सिमम 5 लाख रुपए। यानी कि अगर किसी इंडस्ट्री के यूनिट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए तक की है, मैक्सिमम है 5 लाख रुपए तक, तो उस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता था 1950 में। फिर लिखा है एट प्रेजेंट मैक्सिमम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अलाउड फॉर अ स्मॉल स्केल यूनिट इज ₹5 करोड़। आज
एट प्रेजेंट ये लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम। तो 5 करोड़ रुपए तक अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो फिर आपकी इंडस्ट्री कहलाई जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी SSI, याद रखना है। एंड फॉर टाइनी इंडस्ट्री, टाइनी मतलब और स्मॉल से भी छोटी, बिल्कुल टाइनी इंडस्ट्री के लिए द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 25 लाख। तो अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट सिर्फ 25 लाख तक की ही है, मतलब बहुत ही छोटी, स्मॉल वर्ड बोलना भी इनके लिए बड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं टाइनी इंडस्ट्री, बहुत ही छोटी, स्मॉल से भी छोटी। तो आपको इसमें दिख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में। हाँ सर, 1950 के बारे में पूछ सकता है, 1950 की लिमिट पूछ सकता है, आज की प्रेजेंट लिमिट पूछ सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, या टाइनी इंडस्ट्री की लिमिट पूछ सकता है। तो हमको ये बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी नोन एज कार्वी कमेटी, आइए इसको हाईलाइट करें, ये आया अपना MCQ क्वेश्चन। 1955-56 के दौरान इन 1955 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना, जो उनके भले के बारे में सोचेगी। उस कमेटी का नाम था कार्वी कमेटी। स्टेटेड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक बड़ा चैप्टर आएगा बच्चों आपका रूरल डेवलपमेंट का। तो उस कमेटी ने ये सोचा था कि रूरल डेवलपमेंट के लिए SSI जो है बहुत जरूरी है। तो वहीं से हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। हमें ये पढ़ना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों। नंबर 1, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो अपने आप में ये पॉइंट आपको याद रखना है। अंदर की कहानी आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, मीनिंग मैं समझाता हूं। बच्चों, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी कि वहां पे मजदूरों को ज्यादा काम में लाया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर भी मजदूरों से ज्यादा काम लिया जाएगा तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है ना, उनको कामकाज मिलेगा मजदूरों को। ज्यादातर मजदूर मान लेते हैं रूरल एरियाज में रहते हैं, तो रूरल एरियाज में जब लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो SSI जो था वो बहुत ही बढ़िया एक टेक्निक थी रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बातें यहां पर लिखी हुई हैं इस पॉइंट में, पूरे के पूरे पॉइंट में, कि SSI जो थी वो इस लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करा करती थी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हेंस दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए वो रोजगार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था। They are more appropriate in Indian environment as we inherited labor surplus and a capital deficient economy from the British। और हमारी इकोनॉमी वैसे भी किस प्रकार की इकोनॉमी है? लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, मतलब हमारे यहाँ मजदूर ज्यादा पाए जाते हैं, एंड कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी है, यानी कि हमारे पास मशीनें या कैपिटल जो है वो कम पाया जाता है। तो हमारे लिए SSI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिसका पहला इंपॉर्टेंस था कि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़िया रहती थी। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंस है SSI प्रमोट इक्विटी। अब आपने पढ़ा था ना कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, उनमें से एक था इक्विटी। तो अब देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एनकरेज इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। SSI रिक्वायर स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनलाइक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। With the same capital investment, they provide employment to more people as compared to the large scale industries. Therefore, it does not lead to concentration of economic power in few hands. इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है बच्चों कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए हमको पैसे कम चाहिए और थोड़े से ही पैसों में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें हमको चाहिए ज्यादा लोग, ज्यादा पैसा, और वहां पे एम्प्लॉयमेंट शायद उतनी ना मिले क्योंकि वहां मशीनों का यूज होता है। तो अब इससे इक्विटी कैसे हुआ? देखो, इक्विटी कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि अमीर और गरीब का भेदभाव कम हो और सारी पावर्स अमीरों के पास ना आ जाएं।
तो एसएसआई डेवलप करने से क्या फायदा हुआ कि जो रूरल एरियाज में या जो लोअर ग्रुप ऑफ पीपल थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ और रिच सेक्शन जो है वो एक्सप्लॉइट करने से बचे। तो कहीं ना कहीं पुअर का अपलिफ्टमेंट हो रहा है और रिच और पुअर के गैप को कम किया जा रहा है। तो एसएसआईज ने इक्विटी को भी प्रमोट करा, ये है सेकंड इंपॉर्टेंस। और थर्ड इंपॉर्टेंस वेरी सिंपल, सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। एसएसआई प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने रीजनल डेवलपमेंट, एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करा। तो तीन इंपॉर्टेंस हैं एसएसआई के। थर्ड वाला समझा देता हूं कि क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब ये है बच्चों, मान लो ये अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, किसी को आप अर्बन कहते हो, किसी को आप रूरल कहते हो, है ना, मान लेते हैं ऐसे बोलते हो, अर्बन रूरल। तो आमतौर पे तो क्या होता है बच्चों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां अर्बन सेक्टर में आती हैं, अर्बन रीजन में आती हैं, तो इनका तो अपलिफ्टमेंट हो जाता है, ये तो इंप्रूव हो जाते हैं, बेचारे रूरल वाले पीछे रह जाते हैं। लेकिन एसएसआईज के आने से क्या हुआ, ज्यादातर एसएसआईज रूरल एरियाज में ही आई, तो इससे क्या हुआ, इन रीजन्स का भी अपलिफ्टमेंट हुआ, इनको भी बढ़ोतरी मिली, ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़े। तो जो पहले रीजनल डिस्पैरिटी थी कि अर्बन तो बहुत अच्छा और रूरल बहुत बेकार, वो रीजनल डिस्पैरिटी थोड़ा कम हुई, यानी कि रीजनल ग्रोथ जो है वो बैलेंस तरीके से हुई, यानी ये भी बढ़ रहे हैं और ये भी बढ़ रहे हैं, तो बैलेंस तरीके से रीजनल ग्रोथ हुई, ये समझाना चाह रहा है। तो एसएसआई प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो बोलो बच्चों बोलो, तीनों पॉइंट क्लियर, याद रखने हैं, मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, अंदर जो मर्जी कहानी लिख दो, मतलब ग्रामर सही होनी चाहिए, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेन चीज तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर इसके बाद है बच्चों एसएसआई की इंपॉर्टेंस के बाद दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। पहले है इसी से रिलेटेड रिजर्वेशन और इसी से रिलेटेड अदर कंसेशंस। अब ये एसएसआई का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ ली, अब ये क्या बला है सर। तो देखो बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट स्टैंड इन ओपन कंपटीशन विद लार्ज इंडस्ट्रीज। बच्चों ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये है लार्ज इंडस्ट्री। भाई कुएं का मेंढक, ये कुएं का मेंढक है और ये समुंदर की शार्क है, तो क्या इनका कोई कंपटीशन है? कुएं का मेंढक और समुंदर की शार्क, क्या इनका कोई कंपटीशन है? नहीं। तो भाई एसएसआई तो बहुत ही छोटी और बहुत ही लिमिटेड तरह की इंडस्ट्रीज थी, और ये बड़ी बड़ी एमएनसीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, तो ये इनसे डायरेक्टली कॉम्पीट तो नहीं कर सकती ना, 1-to-1 कंपटीशन तो हो नहीं सकता। तो पता चले हम तो सोच रहे हैं चलो एसएसआई डेवलप करें, और इधर एसएसआई लगाया, अगले दिन लार्ज कंपनी इसको खा गई, इसको खत्म ही कर दिया मार्केट से। तो फिर पता चला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एसएसआई को डेवलप करने का वो फ्लॉप हो गया। तो एसएसआईज को प्रोटेक्ट करके रखना है। भाई छोटा बच्चा है, ये बड़ा राक्षस है, तो छोटे बच्चे को कुछ प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी ना, ताकि वो कुछ कर सके। तो ठीक है सर, फिर क्या हुई बात? तो लिखा है कीपिंग दिस इन माइंड, देखो अब, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द स्मॉल स्केल सेक्टर। तो सरकार ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी स्मॉल स्केल सेक्टर को। फॉर दिस a number of items were reserved for exclusive production in the small scale sector. The criterion for reservation was the ability of small scale industry to manufacture the said goods. पहले यहां तक समझा देता हूं। इसका मतलब है कि सरकार ने एक टैक्टिक्स अपनाई कि कुछ गुड्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर ही प्रोड्यूस करेगा। सरकार ने ये टैक्टिक अपनाई, ठीक है ना। तो यहां मैं हाथ का निशान बना रहा हूं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने बोल दिया कि ये कुछ पर्टिकुलर गुड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसएसआई ही बनाएंगी, लार्ज इंडस्ट्री नहीं बनाएंगी। तो इससे क्या फायदा हुआ कि उन गुड्स में लार्ज इंडस्ट्रियों का कोई कंपटीशन, कोई रोल नहीं था, और वो गुड सिर्फ एसएसआई ही बना सकती थी। बट द गवर्नमेंट एबॉलिश्ड दिस रिजर्वेशन सिस्टम आफ्टर 1991। ये भी पॉइंट याद रखना है।
तो गवर्नमेंट ने लेकिन इस रिजर्वेशन को 1991 यानी 1991 के बाद हटा दिया था। वो आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि 1991 में एक बहुत बड़ी आर्थिक यानी इकोनॉमिक क्रांति आई थी, तो सारी चीजें बदल गई थी। बिसाइड्स दीज इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो प्रमोटेड थ्रू अदर मीन्स सच एज, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके उनको प्रमोट करती थी। कैसे? रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटीज। अब एसएसआईज को कहती थी कि आपके लिए हम एक्साइज ड्यूटी ना कम रखेंगे, मतलब आपको टैक्स नहीं ज्यादा देना पड़ेगा। कॉमा बैंक लोन्स एंड लो इंटरेस्ट रेट, उनको कहती थी कि हम आपको बैंक लोन्स दे देंगे और आपसे इंटरेस्ट भी कम लेंगे। कॉमा चीप इलेक्ट्रिसिटी, आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी। कॉमा अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एट चीप रेट्स, उनको बोलते थे एसएसआई वालों को कि हम आपको जमीन भी सस्ते दामों पर दिलवा देंगे, मतलब उनको कुछ फेवर्स देती थी गवर्नमेंट। एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर एंड फैक्ट्री लॉज, और उनको कुछ छूट भी मिलती थी कानूनों में अलग अलग। तो बेसिकली एसएसआईज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने शुरू में रिजर्वेशन तो लगाया, लेकिन 1991 में वो रिजर्वेशंस हटा दिए, लेकिन उसके बाद भी उनको फेवर करती थी गवर्नमेंट अलग अलग तरीकों से, जो हमने यहां पे देखा। These industries were also provided assistance in regard to the supply of raw material, promoting their goods in domestic and foreign markets through various handloom and silk boards and improvement in skill and technology. इसके अलावा भी इन्हें और बेनिफिट्स दिए जाते थे और असिस्टेंस दी जाती थी, इन्हें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता था, इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करा जाता था घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल बाजार में, ताकि इनको कुछ मदद मिल सके। तो ये था छोटा सा पॉइंट बच्चों, रिजर्वेशंस एंड अदर कंसेशंस के बारे में। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा पॉइंट एसएसआई से संबंधित समझ आ गया होगा कि एसएसआई क्या होते हैं, एसएसआई के 3 इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और एसएसआई को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एसएसआई से संबंधित। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। चलो, तो मतलब कि आपको क्या क्या क्लियर हो गया। अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा पढ़ चुके, वो वाला यस सर। इंडस्ट्री सेक्टर पूरा पढ़ चुके, यस सर। अब सिर्फ और सिर्फ आपका बचा हुआ है क्या? फॉरेन ट्रेड। अब सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, अपने फॉरेन ट्रेड के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है सर? सर फॉरेन ट्रेड क्या होता है? तो फॉरेन ट्रेड बच्चों मतलब सिंपल, व्हेन द पीपल ऑफ अ कंट्री ट्रेड विद द पीपल ऑफ सम अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। जब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ व्यापार करें, उसे बोल देते हैं फॉरेन ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड, बिफोर इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड वाज कॉलोनियल इन नेचर। इसका मतलब आजादी से पहले जो फॉरेन ट्रेड था हमारा, वो कोई हमारा नहीं था, वो एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे बस वो जो कर रहे थे वही था, हमारा अपना कुछ नहीं था। इन दोज डेज द एम ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट रादर देन इंडियाज इंटरेस्ट। भाई आजादी से पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता था, हमारे भारत को इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं था आजादी से पहले। इंडिया एक्सपोर्टेड फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स टू इंग्लैंड, देख लो, एंड इन रिटर्न इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। बस, तो मतलब इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या था आजादी से पहले? अपना सारा सामान इंग्लैंड को बेच दो यानी एक्सपोर्ट कर दो, और इंग्लैंड के सारे फिनिश्ड गुड्स उनसे इंपोर्ट करके खरीद लो, बस। तो ये हमारी छोटी सी दुनिया थी आजादी से पहले। इंडिया दस सफर्ड डबल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू दैट ट्रेड। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो इंडिया बेसिकली एक एक्सप्लॉयटेशन का शिकार था ब्रिटिशर्स के हाथों। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब आजादी के बाद, द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज अंडरगॉन अ सब्सटैंशियल चेंज। आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स हैव इंक्रीज। ठीक है ना? तो मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूं। तो बच्चों आजादी के बाद क्या हुआ, जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वो बहुत अलग अलग देश होने शुरू हो गए, हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स बढ़ने शुरू हो गए। यूएसए, यूएई एंड चाइना हैव इमर्ज्ड एज आवर लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स। ठीक है, 1 नंबर का एमसीक्यू या मैचिंग क्वेश्चन यहां आएगा, तो याद रखना है
हमारे मेजर ट्रेड पार्टनर्स जो हैं कौन हैं? यूएसए, यूएई एंड चाइना। तो आजादी के बाद ये 3 देश जो थे हमारे मेजर ट्रेड पार्टनर्स बन गए। The main aim of foreign trade is to serve the interest of the country. Keeping this objective in mind, India's trade policy was formulated after independence. तो बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि भाई हमारे देश की एक ट्रेड पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, तो हमने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी तैयार करी जो हम आगे पढ़ेंगे। चलो, तो अब मेन काम शुरू होने जा रहा है कि आखिर वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है और उसमें क्या बातें थी। तो बच्चों, हमारी जो पॉलिसी थी इसको बिल्कुल याद रखना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, या जिसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, नाम याद रखना है। तो पहले पढ़ते हैं फिर समझाता हूं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। मतलब कि जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी पहले, आईपीआर, और जो अब ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी कर रही हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1990, इंडिया अडॉप्टेड अ ट्रेड पॉलिसी विच वॉज कैरेक्टराइज्ड एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी और द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये समझा देता हूं इसका मीनिंग बच्चों। इसका मीनिंग क्या है? हाँ सर, इसका मीनिंग एक बार समझा दो बच्चों। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? इंपोर्ट का मतलब होता है आप बाहर से कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है ना। आपने एक टी शर्ट देखी, आपने देखा कि अरे एक जॉन सीना की टी शर्ट मिल रही है, ठीक है ना, यू कैंट सी मी वाली। तो आप उससे बड़े प्रभावित हुए कि हाँ भाई ये टी शर्ट तो मुझे भी चाहिए। तो आप वो क्या करते हो? टी शर्ट बाहर से इंपोर्ट करवाते हो। तो आपकी तरह आपका दोस्त भी इंपोर्ट करवाता है। तो अब इससे क्या होगा? देश में इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, है ना। तो ये तो इंपोर्ट हो गया। अब आपको सिखाया जा रहा है इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आपको बाहर से गुड नहीं खरीदना, आपको ऐसी ही टी शर्ट चाहिए, आपको ऑरेंज रंग की ऐसी ही टी शर्ट चाहिए ना। तो एक काम करो, अब जॉन सीना की टी शर्ट नहीं खरीदनी। अब क्या करेंगे हम? अब बाबा रामदेव की भी एक टी शर्ट आ रही है, ठीक है, वो भी ऑरेंज कलर की ही है सेम, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ लिखा होगा बस। तो अब आपको ये टी शर्ट खरीदनी है, यानी कि अपने इंपोर्ट्स को अब देसी सामानों से सब्स्टिट्यूट करो। तो इस प्रक्रिया को कह देते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हमारी पॉलिसी जो थी वो ये थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि अब हमें इंपोर्ट नहीं करना, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस गुड को इससे, हम अपने देसी प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस विदेशी सामान से। तो इसको बोल देते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और इसी बात को बोल दिया इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर, लुकिंग मतलब देखो, स्ट्रेटेजी, अंदर देखो, बाहर नहीं देखना, ठीक है ना। तो मान लो ये हमारा घर है, ये हमारा देश, प्यारा देश भारत, प्यारा देश, ये हमारा घर है। तो अंदर देखना है कि देश के अंदर क्या है, जो खरीदना है यहीं से खरीदो, अंदर देखो, बाहर नहीं देखने की वहां क्या मिल रहा है, यूएसए में क्या मिल रहा है, चाइना में क्या मिल रहा है, बाहर नहीं देखना, अंदर देखना है। तो इसी को बोल दिया इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, बात समझ आ गई, बात बिल्कुल अच्छे से, ओके, ठीक है ना। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कह लो, चाहे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कह लो, कुछ भी कह लो, है यही। अब आपको पढ़ते समय एक एक पॉइंट आसानी से समझ आ जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बाबा रामदेव की टी शर्ट खरीदनी है, इट ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ इंपोर्ट्स। सीधी बात है, अब इससे ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट्स का बर्डन कम हो जाएगा। द टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर में पूछ लेता है, 1 या 3 मार्क्स में, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो नंबर 1, टू सेव स्केयर्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंपोर्ट ऑफ मोर इंपॉर्टेंट गुड्स, ब्रैकेट में लिखा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो बच्चों, मान लो आपको मैं 100 रुपए दूं
और एक तरफ आपको पता है कि उस 100 रुपए में आपको घर के लिए जरूरत, शायद पिताजी के लिए या बहन के लिए, भाई के लिए, या तो दवाई खरीदनी है या 100 रुपए में आपको अपने कुछ मोमोज खाने हैं, उड़ाना है। तो आप क्या सोचेंगे कि भाई मैं अपने पैसे को अच्छे गुड्स पर लगाऊं जो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मेरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह हमारा भारत देश, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे पास डॉलर्स हैं। अब उन डॉलर्स को क्या आप चाहते हो कि जॉन सीना की टी शर्ट पहन के खर्च कर दो, या उन चीजों को खरीदो जो देश की ग्रोथ में मदद करें? तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कि हम जो आलतू फालतू खर्चा कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स मंगवा के, उसे ना करें। हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचाकर रखें सिर्फ जरूरत के सामान के लिए। ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड, टू अचीव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, फेवरेट ऑब्जेक्टिव है। टू अचीव, इसको ब्लॉक बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ एज मेनी गुड्स एज पॉसिबल। तो सीधी बात है, हमें घर में देखना है कि हम अपने घर में क्या बना सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, बाहर नहीं देखना, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सके, अपने ऊपर निर्भर बन सके, आत्मनिर्भर। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा देश सेल्फ रिलायंस हो, या ज्यादा से ज्यादा गुड्स में वो अपने ऊपर ही निर्भर हो, इंपोर्ट्स पर ज्यादा भरोसा ना करे। चलो, तो समझ आई बात, हाँ कि ना? हाँ जी सर, बात क्लियर। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद बच्चों इसी पॉलिसी में, अंडर दिस पॉलिसी, इसी पॉलिसी में गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड इंडियाज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो देखो, अब भाई हमने ये तो सोच लिया कि हम अपने बाबा रामदेव की टी शर्ट अपना यहीं बनाएंगे और यहीं से खरीदेंगे, लेकिन अपनी इंडस्ट्रियों को विदेशी कंपनियों से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम? बाहर से जो नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, बाहर का जो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, उस कंपटीशन को हम कैसे फेस करेंगे? गवर्नमेंट ने क्या करा, अब पढ़ो। देयर आर टू वेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सरकार ने दो पेंतरे अपनाए। पेतरा नंबर 1, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ड्यूटीज। एक बार टैरिफ पढ़ लो क्या होता है यहाँ पे, ये टैरिफ पूछता है, टैरिफ मतलब क्या? टैरिफ रिफर्स टू द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जॉन सीना की टी शर्ट मंगवाओगे तो टैरिफ लगेगा, यानी टैक्स लगेगा, ड्यूटी लगेगी, तो उसको टैरिफ बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या चालाकी करी कि अच्छा जॉन सीना की टी शर्ट पहनोगे, लो 100% टैक्स दो। तो आप कह रहे हो अरे ये क्या हो गया? तो दे आर टर्म्ड एज इंपोर्ट ड्यूटीज ऑल्सो, इसी को इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। When import duties are levied on goods, they become costlier, hence their demand is curtailed। सीधी बात है, जो पहले जॉन सीना की टी शर्ट आप मंगवा रहे थे 1000 रुपए की, अब 2000 की आएगी, तो अब मंगवाओ और मंगवाओ। सेकंड, कोटाज। चलो एक बार को जॉन सीना की टी शर्ट सोच भी लिया आपने मंगवाने की, तो आपने सोचा मैं भी पहनूंगा, अपने छोटे भाई को भी पहनाऊंगा, पापा भी पहन के वही ऑफिस जाएंगे, अपने सारे दोस्तों को भी वही टी शर्ट दूंगा, तो आपने 100 टी शर्ट्स ऑर्डर करने का सोचा। अब पढ़ो, कोटाज। कोटाज फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। ये लो, तो सरकार भी चालाक है। सरकार ने कहा कि हम कोटाज लगा देंगे हर गुड्स पे, यानी कि अगर आप इंपोर्ट करना भी चाह रहे हो गुड्स और कर भी रहे हो, तो उसमें भी मैक्सिमम लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि 100 टी शर्ट्स मंगवा लो तो आपको सिर्फ 2 ही टी शर्ट्स अलाउड होंगी। कोटाज लगा दिए गवर्नमेंट ने। 10, विद द हेल्प ऑफ टैरिफ एंड कोटाज, इंपोर्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड डोमेस्टिक फर्म्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। तो समझ आया? तो फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए सरकार ने 2 हथकंडे क्या अपनाए? एक तो लगाए टैरिफ्स, ये लिखा है, और दूसरा लगाया कोटा, यानी कि सामान जो है मैक्सिमम कितना मंगाओगे इसकी लिमिट फिक्स कर दी। ठीक है सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पॉइंट है, सरकार बड़ी चालाक है, बिल्कुल। तो बस बच्चों इसमें यही थी कहानी, बाकी आगे आपको सिर्फ उसी का बेसिक बात दे रखी है कि क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा, कि क्यों हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने सेल्फ रिलायंट बने। ज्यादा इंपोर्ट्स को बढ़ावा देना भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज के लिए या हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों के लिए खतरनाक होता है।
तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस पूरे पॉइंट का जो मैंने आपको क्रक्स समझाया, इसका पर्पस यही था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की शुरुआत हो गई, जिसमें हमने क्या सोचा, एक बार देख लो, दिखाओ सर एक बार, जिसमें हमने क्या सोचा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने स्केयर्स फॉरेन एक्सचेंज को बचाएंगे। हमने सोचा कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सरकार ने, बताओ क्या 2 हथकंडे अपनाए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक तो लगा दिए इंपोर्ट पर टैरिफ्स और दूसरा लगा दिया इंपोर्ट पर कोटाज। ये याद रखना है। तो बस सरकार भी चालाक थी और इस तरीके से सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा। तो आई होप इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी सर, चलो ठीक है। अब उसके बाद छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक बॉक्स पढ़ लेते हैं। ये सारी बातों का समअप है, लिखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी एम्स एट रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन थ्रू टैरिफ्स एंड कोटाज। देखो सारी बात वही। इट हेल्प्स इन सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारा सेव हो रहा था, हम अब बाहर की फालतू चीजें नहीं खरीद रहे थे। वेयर एज एक्सपोर्ट प्रमोशन, साथ ही साथ हमने ये भी बढ़ावा देना शुरू करा कि अब एक काम करो, अपने प्रोडक्ट्स, अपने भारत के प्रोडक्ट्स को बाहर बेचना शुरू करो। एक्सपोर्ट प्रमोशन एम एट मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट इन ऑर्डर टू एनहांस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो कितना बढ़िया, मतलब ये बॉक्स जो है ना, आहा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मतलब बिल्कुल एक, इससे बढ़िया क्रिस्प समरी हो नहीं सकती, इससे बढ़िया कुछ क्रिस्प नहीं हो सकता कि जरा से बॉक्स में सारी बातें आ गई इस पॉलिसी की, कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है, उसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, गवर्नमेंट ने 2 हथकंडे क्या अपनाए, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन करके गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। चलो क्लियर? यस सर। अब हम पता है आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। तो 1991 से पहले जो ये पॉलिसीज थी, इसके फीचर्स क्या थे ये पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, तो एक बार देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। आओ पॉइंट नंबर 1, द पॉलिसीज मेड बाय गवर्नमेंट प्लेस्ड हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर एज वेल एज was evident from IPR 1956। देखो फिर वही कहानी कि जो भी पॉलिसियां सरकार ने बनाई वो कहीं ना कहीं कौन से सेक्टर पर ज्यादा रिलायंस, ज्यादा भरोसा कर रही थी या ज्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंस दे रही थी पब्लिक सेक्टर को। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से वही पॉइंट। सेकंड, द प्राइवेट सेक्टर फेस्ड सेवरल रिस्ट्रिक्शंस लाइक लाइसेंसिंग पॉलिसी which imposed restriction on the growth and expansion of existing industry। दूसरा ये भी हम पढ़ चुके कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग थे बेचारे, उनको काफी रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ती थी। उनको सरकार कहती थी कि आपको लाइसेंस भी लेना है, उनको सरकार कहती थी कि आप एक्सपेंड भी करोगे तो भी लाइसेंस लेना है, तो उन्हें तरह तरह की कई रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ती थी। थर्ड, SSI वर ऑफर्ड प्रोटेक्शन। ये आपने आज पढ़ा पॉइंट, ये फीचर आपने अभी पढ़ा ना, कि सरकार ने SSIs को क्या दिया, प्रोटेक्शन दिया, ताकि उनको ज्यादा कंपटीशन बाहर का फेस ना करना पड़े। उसके बाद फोर्थ, इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और हेवी इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस बाय द स्टेट। स्टेट मतलब सरकार। ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, इस पे क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, मतलब इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि बताओ सरकार ने कौन सी इंडस्ट्रियों पर फोकस करा। तो ये पॉइंट बच्चों याद रखना, इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और हेवी इंडस्ट्रीज, मतलब जो देश के लिए एक तरह से समझ लो तो देश के फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उन इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी बेसिस पर फोकस करा, यानी कि सबसे पहले इन इंडस्ट्रीज को हमें डेवलप करना है। फिफ्थ,
सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स वर गिवन टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ये एक जेनरिक पॉइंट है बच्चों कि इंडस्ट्रियों को सब्सिडीज देने का सरकार ने फैसला करा ताकि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करें, वो लाभान्वित हों, वो एक तरह से उत्सुक हो जाएं कि हमें भी अब इन्वेस्ट करना है। तो ये गवर्नमेंट की टैक्टिक्स थी उन्हें सब्सिडीज या ग्रांट्स देने की। सिक्स्थ, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज इम्पोज्ड टू गेन सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेव फॉरेन एक्सचेंज। ये लाइन तो वैसे ही रट लो, हर जगह काम आएगी। आपने अभी भी पढ़ी कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी हमने क्यों लगाई, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकें और हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को ज्यादा बचत या ज्यादा सेव कर सकें। सेवंथ पॉइंट, ये छोटा सा 1 नंबर के लिए ही काफी है। एफडीआई, एफडीआई का मतलब होता है बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा आगे, लेकिन अभी इसका मतलब समझ लो कि विदेशी लोग हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वॉज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एक्ट्स लाइक फेरा, फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेनर व्यक्ति हमारे देश में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर दे तो उसको भी सरकार रिस्ट्रिक्ट करती थी, उसको भी सरकार ने 1991 तक रिस्ट्रिक्टेड रख रखा था कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉरेनर आया और यहां पे जितना मर्जी इन्वेस्ट कर दे। 8th, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ये भी आपने पढ़ा, बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स, आपने टैरिफ लगाए बाहर के विदेशी गुड्स पर, एंड फिक्सिंग इंपोर्ट कोटाज, और उन पर कोटाज भी फिक्स कर दिए। तो मतलब ये क्रिस्प फीचर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी थी, उनका क्रिस्प है ये सारे पॉइंट्स। तो आई होप सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलो क्लियर? यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इन सब पॉलिसीज का कुछ प्रभाव भी पड़ना था, जाहिर सी बात है, कोई ज्यादा बड़े प्रभाव नहीं है, थोड़े से ही प्रभाव है। तो ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो ऐसा होता है डायरेक्टली ही टेबल बना के भी दे सकता है, आप देख के इसको एनालिसिस टेबल के फॉर्म में आंसर बस लिखना पड़ सकता है। तो इसमें बस हमको ये देखना है कि ये सारी पॉलिसियों के क्या इफेक्ट्स पड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से एक एक चीज समझ आ जाएगी। नंबर 1, द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी rose from 11.8% in 1950-51 to 24.6% in 1990-91 and now it is nearly 24.3%। तो नाव वाला पार्ट तो छोड़ दो, नाव वाला पार्ट तो आगे के लिए हो जाएगा। आप ये देखो कि हमारी पॉलिसियों की वजह से, सिंपल मीनिंग समझो, जो देश का जीडीपी है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो 11% के आसपास से बढ़कर 24% तक पहुंच गए, यानी लगभग डबल हो गया। वी नो दैट द राइज इन द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी इंडिकेट्स, अब ये क्या दर्शाता है, ये चीज क्या दर्शाती है, इंडिकेट्स कि द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी टुवर्ड्स डेवलपमेंट, है ना। तो बच्चों कभी भी अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब वो देश तरक्की कर रहा है, वो देश डेवलपमेंट कर रहा है, बस ये लिखा है। बाकी एक सिंपल सा पॉइंट है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन्ड, ये लो एमसीक्यू क्वेश्चन, 6%, विच इज कमेंडेबल। एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि 1950 से लेकर 1990 तक, अगले 40 सालों तक हमने एनुअल यानी हर साल का ग्रोथ रेट मेंटेन करा 6% का। हर साल हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6% की ग्रोथ हुई, तो ये एक अच्छा पॉइंट था। उसके बाद सेकंड फीचर या सेकंड इफेक्ट, Indian industries were diversified in many fields during the period. It was achieved largely due to public sector. ये एक जेनरिक पॉइंट है बच्चों कि इन 40 सालों में हमारी इंडस्ट्री बहुत डाइवर्सिफाई हो गई, बहुत फैल गई, अलग अलग सेक्टरों में आ गई, और जिसका मेन कारण था पब्लिक सेक्टर का ही इन्वॉल्वमेंट। थर्ड, people having less capital could start business because of the policy of government to promote small scale sector. जिन लोगों के पास पैसे कम भी थे
वो भी अपना बिजनेस शुरू कर पाए, वो भी इकोनॉमी में काम कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट करा, एसएसआई, स्मॉल स्केल सेक्टर को। दिस पॉलिसी ऑल्सो हेल्प्ड इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होना शुरू हो गई, जो अभी अभी पढ़ा। और फोर्थ इफेक्ट, बस 4 इफेक्ट्स हैं और कुछ नहीं पढ़ना, खत्म, चैप्टर यहीं फिनिश हो जाएगा। फोर्थ, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज टू प्रॉस्पर, especially in the field of electronics and automobile sectors, development of domestic industries would not have been possible without protection. तो चौथा पॉइंट ये कि सरकार ने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का सोचा था, उनसे कुछ इंडस्ट्रियों को वाकई में फायदा मिला, जैसे कि हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर को, या जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड की इंडस्ट्रियों को। तो अगर सरकार प्रोटेक्शन पॉलिसी ना अपनाती तो शायद हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ना होता। तो कुल मिला के 4 इफेक्ट्स हैं जो याद रखने हैं, कोई भी 3 इसमें आप एग्जाम में लिख सकते हो, सारे हैं वही जो आपने पढ़े। जीडीपी बढ़ गया, अच्छा पॉइंट। 6% एनुअली इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, अच्छा पॉइंट। पब्लिक सेक्टर की वजह से हम डाइवर्सिफाई हो पाए हर अलग अलग सेक्टरों में, अच्छा पॉइंट। एसएसआई प्रमोट हुआ गवर्नमेंट का, ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था। और गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा, ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत बेहतरीन डिसीजन था। तो ये हैं 4 इफेक्ट्स जो हमारे इन पॉलिसीज के पड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। चलो, तो अब बस मुझे ये बता दो कि बातें क्लियर आपको, यस कि नो, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज को ध्यान से समझना, ध्यान से अपनी बुक्स में मार्क करना, जो मैंने मार्क करवाई हैं। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, मेन पॉइंट्स आपको याद करने हैं, अंदर की लैंग्वेज आप अपने आप लिख सकते हो। चलो, अब बिल्कुल ऑनेस्टली इस पूरे चैप्टर के जो एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग और फिलअप्स क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहां डिस्प्ले करूंगा। उन क्वेश्चंस को आप टाइम टू टाइम वीडियो पॉज करना, पहले मैं डिस्प्ले करूंगा, वीडियो पॉज कर देना, वीडियो जब तक पॉज रहेगी अपने आंसर्स लिखना, फिर वीडियो आगे प्ले करना, फिर अगला पेज आएगा, फिर वीडियो दोबारा पॉज कर देना क्वेश्चन पे, फिर दोबारा आंसर्स लिखना, और इस तरह से रिपीट करते रहना। जब लास्ट में आपकी वीडियो एंड होने वाली होगी तो मैं सारे आंसर्स आपको इकट्ठे दिखाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन ऑनेस्टली सॉल्व आपको करने, ताकि आपको पता लगे प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई। चलो ठीक है सर, आ जाओ फिर। तो कंक्लूजन बच्चों हमारा हो ही गए, इसमें वही सब बातें हैं। तो अब आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहले 1 से लेके 7, एमसीक्यू 1 से लेके 7, देन आगे बढ़ रहे हैं एमसीक्यू 8, देन आगे बढ़ रहे हैं 9 से लेके 15, 9 से लेकर 15, आगे बढ़ रहे हैं 16 से लेकर 18, और मैच द फॉलोइंग का 1, आगे बढ़ रहे हैं मैच द फॉलोइंग के 2, 3, 4, 5, आगे बढ़ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लेके 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लीज खुद ट्राई करें। वीडियो पॉज कर लो, यहां पे खुद ट्राई करो, बस अब हमको आंसर्स दिखने ही वाले हैं, ठीक है? मैं एक बार, चलो प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो, आगे बढ़ने से पहले, आंसर देखने से पहले आपने सारे आंसर लिख लिए कि नहीं? आंसर आगे तब देखने जब सारे सॉल्व हो जाएं तब, ठीक है सर? चलो, तो आंसर्स हैं सब बच्चों के ये, कर लिए चेक, कर लिए चेक। एमसीक्यू के आंसर्स ये रहे, मैच द फॉलोइंग के आंसर ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, फिल इन द ब्लैंक के आंसर ये रहे, ठीक है बच्चों? तो बस ये था बेसिकली हमारे इस चैप्टर की सारी कहानी।